हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। अभी आप सक्सेस में हूँ आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लेके आ गए हैं यूपी बोर्ड। जी हाँ, यूपी बोर्ड 2023 सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है। जी हाँ, बोर्ड द्वारा इसी प्रकार से आपका मॉडल पेपर जो है जारी किया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार वीडियो को क्या कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। आज का वीडियो लाइक टारगेट है केवल और केवल 1000 वीडियो लाइक टारगेट रखेंगे। आप कहेंगे सर आप 1000 ये वीडियो लाइक टारगेट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि इसका मैं पीडीएफ जो आपको इसका पीडीएफ होगा वो आपको फ्री में प्रोवाइड होगा। कहाँ पे इसका पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड होगा? वो टेलीग्राम चैनल है एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल है। वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया गया है टेलीग्राम का। जाके वहां से आप एसकेएम स्टडी से आप इसका फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। ये जो मॉडल पेपर है मैंने खुद से क्रिएट किया है, डेमो के रूप में मॉडल पेपर क्रिएट किया गया है, ये चीज याद रखना, ठीक है ना। ये मॉडल पेपर और इसी प्रकार आपके यूपी बोर्ड द्वारा मॉडल पेपर जो है जारी किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हिंदी का मॉडल पेपर। सबसे पहले यहाँ पे आपको अनुक्रमांक भरना रहेगा। आपका जो भी अनुक्रमांक रहेगा यानी कि बोले तो रोल नंबर जो रहेगा, रोल नंबर को यहाँ पे फिल करने के लिए दिया जाएगा। यहाँ पे मुद्रित पृष्ठों की संख्या होगी, यानी जितने भी पृष्ठ रहेंगे 15, 10, 12 जो भी आपके पृष्ठ रहेंगे यहाँ पे वो चीज दिया रहेगा। और वहीं भी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे नाम भरने के लिए आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है शिवम, मेरा नाम शिवम है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा शिवम मिश्रा, ठीक है। यहाँ पे हम नाम लिख सकते हैं। फिर किसी का नाम श्रेया है, लड़की है तो यहाँ पे श्रेया लिख देंगे। और किसी का नाम कुछ भी हो सकता है तो यहाँ पे जो भी आपका नाम रहेगा यहाँ पे अपना नाम को मेंशन करेंगे। और यहाँ पे आपका जो पेपर कोड रहेगा यही है, आप लोग याद रखना पेपर कोड में यही भरेंगे। 302 DQ जो है यह आपका पेपर कोड है। पेपर कोड में यही चीज भरना है। बच्चे गलती कर देते हैं, वो क्या कर देते हैं, इसको पेपर कोड में भर देते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। पेपर कोड में आपको क्या भरना है, जो पेपर कोड रहेगा वो आपका यहाँ पे जो दिया रहेगा 302 DQ जो है ये आपका क्या है, पेपर कोड है। याद रखना 302 DQ क्या है, पेपर कोड है। विषय यहाँ पे मैंने क्या लिया है, ये हिंदी के लिया है। हिंदी यहाँ पे आपका मैंने सब्जेक्ट को लिया है, क्लियर है। और 2023 का ये मैंने मॉडल पेपर लिया है विथ सोल्यूशन। जी हाँ, विथ सोल्यूशन आपको सॉल्व के साथ ये मॉडल पेपर मैं आपको दूंगा। तो टाइम का अगर बात करेंगे, टाइम आपको कितनी मिलने वाला है तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पूर्णांक पूरा आपको 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा। कितने नंबर का रहेगा पूर्णांक? 100। अब हिंदी में आपके 100 नंबर पूर्णांक रहेगा तो टारगेट कीजिए कि मेरा 95 प्लस आपका जरूर से जरूर पूर्णांक आ जाए। कम से कम आपका 95 तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। लेकिन जो 95 लाने के लिए आपको टारगेट बनाना होगा। टारगेट क्या है, टारगेट केवल एक ही होना चाहिए, 95 प्लस का टारगेट करिए। और मैं आपको जी हाँ एसकेएम स्टडी यूट्यूब चैनल आपको ये 95 जो है टारगेट ये पूरा करवाएगा। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, बस आप हमारे साथ पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अब आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आ गया है तो अब मन लगा के करिए, क्योंकि इस बार का जो रिजल्ट है बहुत अच्छा नहीं गया है बच्चों का। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो कि फेल भी हो गए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए थे। तो बिल्कुल आपको अच्छे नंबरों से पास होना है, इसलिए आपको मेहनत करनी है जबरदस्त तरीके से, ठीक है। मेहनत करनी नहीं, कमेंट कर दीजिए, दबा के लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए अगला आप देखेंगे तो आपके प्रारंभ के जो 15 मिनट मिलेंगे वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे कि आप भैया 15 मिनट अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए और आप अच्छे से उत्तर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक ना। 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे, अलाउ किए जाएंगे, क्लियर है। चलिए, और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। कितने खंड होंगे? 2 खंड होंगे। खंड कितने होंगे? 2 रहेंगे। एक खंड क रहेगा और दूसरा जो रहेगा खंड ख रहेगा। अब खंड क जो रहेगा ये आपके जो बुक है किताब से रहेगा और जो खंड ख है ये पूरा क्या रहेगा, व्याकरण से रहेगा। अब व्याकरण का मतलब ये है आपकी हिंदी व्याकरण धन संस्कृत व्याकरण, ये दोनों इसमें रहेंगे। संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण ये दोनों यहाँ पे आपके खंड क और खंड ख बनने वाला है। कौन कौन सा रहेगा? हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण यहाँ पे 2 टाइप के बनेंगे, क्लियर है। इसी प्रकार के आपके पेपर रहेगा। इससे बार आपका पेपर नहीं आएगा। ये सोच रहे हैं अलग आया तो अलग तो नहीं आएगा, केवल इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ देखेंगे हम लोग सबसे पहले खंड क की शुरुआत करते हैं। किसकी शुरुआत करेंगे? खंड
क की शुरुआत करेंगे कि खंड क में आपका किस प्रकार से आएगा, और सारे के सारे सोल्यूशन सहित देखेंगे, सॉल्व सहित हम लोग देखने वाले हैं। क्लियर है। सबसे पहला यहाँ पे बहुविकल्पी शुरू होता है। वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति कौन सी है? अब जो यहाँ पे मैंने बहुविकल्पी लिया, यहाँ पे 5 बहुविकल्पी लिए, प्रत्येक बहुविकल्पी 1 अंक का, यानी कि 5 अंक यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। और जो यहाँ पे मैंने बहुविकल्पी लिया है, जो पिछले साल पेपर में बने हुए प्रश्न हैं, वहीं से मैंने पूरा बहुविकल्पी उठाए हैं। और जो आपके पिछले साल का पेपर सोल्यूशन है, पिछले साल का आपका पेपर सोल्यूशन है, ये भी आपको करवाऊंगा। इसलिए आप बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मेहनत करिए इस बार, ठीक है ना। तो यहाँ पे वासुदेव सड़ग्रवाल की कृति कौन सी है? पुनर्नवा है, पृथ्वी पुत्र है, आलोक पर्व है, या फिर धरती के फूल है। तो वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा जो लिखित कृति है वो है पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र किसके द्वारा लिखित कृति है? तो पृथ्वी पुत्र जो है यह वासुदेव सड़ग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको जो सेकंड वाला है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक है। जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी है ये किसके लेखक हैं? सदाचार की ताबीज, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मेरे विचार या फिर मंथन। तो आपके प्रोफेसर जी जो सुंदर रेड्डी हैं ये लेखक हैं मेरे विचार की। तो याद रखना मेरे विचार के लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जो है यह आपके मेरे विचार के क्या हैं? लेखक हैं। मेरे विचार लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। अगला है यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना की विधा है। यशपाल कृत सिंहावलोकन जो है ये रचना की विधा कौन सी है? यह एक आत्मकथा है, या फिर रेखा चित्र है, या फिर संस्मरण है, या फिर आपका कहानी है। तो यशपाल जी की जो यहाँ पे कृति है वो क्या है? सिंहावलोकन। ये जो है यह एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो आप लोग कवि के जीवन परिचय याद रखना, जीवन परिचय आता है, जीवन परिचय आपका आता है। और ये जीवन परिचय आपको क्या क्या जीवन परिचय याद करने का ट्रिक क्या होगा, इस पर वीडियो आएगा। जीवन परिचय याद करने के लिए ट्रिक याद रखना, सबसे पहले जन्म स्थान। क्लियर है? जन्म कब हुआ था, जन्म स्थान क्या था, जन्म स्थान डाल लीजिए, सही रहेगा जन्म स्थान। और यहाँ पे जन्म वर्ष या फिर दिन डाल देंगे। पिता का नाम और साथ ही साथ माता का भी नाम आपको इनका पता होना चाहिए, याद करने की ट्रिक है। और फिर इसके बाद क्या होना चाहिए? इनके साथ साथ आपको पता होना चाहिए, माता पिता के नाम के साथ साथ आपको इनका गुरु का नाम और इनकी मृत्यु। ज्यादा से ज्यादा आप इनकी पढ़ाई याद कर सकते हो, इन्होंने क्या पढ़ाई की थी। तो ये जीवन परिचय, और जीवन परिचय के साथ साथ प्रमुख रचनाएं जो रचना रहेंगी वो याद कर लीजिए। अगर आप जीवन परिचय के साथ साथ रचना याद कर लेंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुविकल्पी प्रश्न जितने भी आएंगे वो कर लेंगे, क्योंकि वो रचनाएं पर ही आधारित बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। इसलिए आप उन सब को कर लेंगे आसानी से, उतना आपको टफ और चीजें नहीं पड़ेंगी। लेकिन जब आप जीवन परिचय याद करेंगे तब चीजों को कर पाएंगे। अब पता लगा आपको जीवन परिचय ही याद नहीं है तो आप कहां से कर पाएंगे? क्या? बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल भी आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको उनकी रचनाएं भी याद रखनी है। क्लियर है? यहां तक का, यहां तक क्लियर हो गया। अगला है यहाँ पे, अगला क्या है? निराला की साहित्य साधना के लेखक है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये प्रश्न है और आपके बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न हर साल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो निराला की जो साहित्य साधना के लेखक, निराला की साहित्य साधना के लेखक है कौन से? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला महादेव वर्मा, या फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो जो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं वो है आपके डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा कौन है? तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है ये निराला की साहित्य साधना के लेखक है। निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो निराला के साहित्य साधना के लेखक याद रखना डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। अगला यहाँ पे है आपका 5वां बहुविकल्पी प्रश्न है, आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर हरिशंकर परसाई। तो आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के जो लेखक है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है।
अब यहाँ पे प्रश्न दूसरा भी आपके जो है बहुविकल्पी शुरुआत होगा। एक आपका दो बहुविकल्पी आएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या एक भी आपका बहुविकल्पी रहेगा, प्रश्नोत्तर संख्या दो भी आपका बहुविकल्पी रहेगा। दोनों से आपके 10 बहुविकल्पी यानी कि 10 अंक आपका सिक्योर हो जाएगा। क्लियर है। हालांकि इस बार आपके जो 10th में है वो चीजें बढ़ाई गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि इस बार आपके 10th में 20 अंकों का बहुविकल्पी रखेंगे और 50 अंकों का प्रश्न आपको लिखित रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस बार आप पास होने के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि अगर 20 बहुविकल्पी कर लेंगे कक्षा 10 में और 10 बाहर से कर लिए तो 30 मिल गया, 30 आपको प्रैक्टिकल से मिल गया, 60 नंबर मिल गया तो पास हो गए ना। चलिए अगला यहाँ पे है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है सबरप्पा को, देवसेन को, सरहपा को या फिर कुमार रासो को। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना जाता है वो सरहपा को माना जाता है। सरहपा कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। सरहपा कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम कवि के नाम से जाने जाते हैं। अगला है, नई कविता युग की रचना है यामा की, खुशबू के शिलालेख या प्रलय सृजन या फिर पुरुरवा। तो नई कविता युग की जो रचना है वो है खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख कौन है? ये नई कविता युग की रचना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है? 1954, 1943, 1938 या फिर यहाँ पे है एक ऑप्शन 1936। तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष माना जाता है वो माना जाता है आपका 1943। 1943 जो है ये कौन है? तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष जो है वो 1943 माना जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका है सरस्वती, कल्पना, कवि वाचन सुधा या फिर ज्ञानोदय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित जो पत्रिका है यह है कवि वाचन सुधा। कवि वाचन सुधा किसकी है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे मैंने प्रश्नों को लिया है, जो कि आपकी यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल आपके पूछ लिए जाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति क्या है? राज्य प्रशस्ति या फिर श्रृंगारिता या फिर नीति निरूपणता या फिर यह नीति। तो रीतिकाल की सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, यहाँ पे आपको कमेंट करना है। कमेंट कर दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट में आपको छाप देना है, अपने राइट आंसर को छाप देना है और मैं देखना चाहूंगा कि आप लोग को याद है या फिर नहीं। चलिए अगला यहाँ पे आपके गद्यांश से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। प्रश्न नंबर तीसरा, जो कि आपके 10 अंकों का गद्यांश बनेगा। कितने अंकों का मिलेगा? आपका 10 अंकों का गद्यांश आपके परीक्षा में बोर्ड में बनेगा, इसलिए आप इस 10 अंकों को सिक्योर कर लीजिए। यहाँ पे गद्यांश क्या दिया है? माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती हैं, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों के मानने वाले और फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो माता है अपने पुत्रों को किस भाव से चाहती है। माता अपने पुत्रों को किस भाव से चाहती है? तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने यही प्रश्न पूछा है कि पुत्र को समान भाव से कौन रखता है? तो जो माता होती है वो अपने पुत्रों को समान भाव से चाहती है। सबसे पहला इन्होंने प्रश्न पूछा है, तो यहाँ पे उत्तर क्या लिखेंगे? माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। देखिए इसको हल करने का तरीका यही है कि सारे उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे। इसी जो गद्यांश दिया गया है इसी गद्यांश में सारे उत्तर मिल जाएंगे। पहला तो आपको मिल ही गया। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, दूसरा इन्होंने क्या प्रश्न पूछा है? यहाँ पे पूछा है कि समान अधिकार का भागी कौन है? समान अधिकार का भागी प्रत्येक प्राणी है। जितने भी पृथ्वी पर निवास करने वाले प्राणी है ये क्या है? ये सभी समान अधिकार के भागी हैं। अगला है, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत है? तो पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है? अनंत है। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ लिखिए। तो अनंत शब्द का अर्थ होता है जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात असीमित, और जनपद का अर्थ होता है जिला। जनपद का अर्थ क्या होता है? जिला होता है।
पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ प्रस्तुत गद्यांश का जो शीर्षक है राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरद अग्रवाल जी है। फिर यहाँ पे दिया है आपका एक गद्यांश फिर पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न बनेगा। ये भी आपका 2 प्रश्न आएंगे, 10 अंकों का रहने वाला है। यहाँ पे पद्यांश क्या है? मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्रवाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरा सब दुख कथा श्याम तू सुना दे। तो यहाँ पे पद्यांश दिया गया है। ये जो पद्यांश है यह आपका 5 अंक का पद्यांश है। हर वर्ष आपके बोर्ड परीक्षा में आता है, इसलिए 5 अंक है, 5 नंबर बिल्कुल आप सिक्योर कर लीजिए, बिल्कुल आप सिक्योर कर लेना। यहाँ से आपके 5 प्रश्न बनेंगे। सबसे पहला प्रश्न बना है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है? तो राधा पवन को दूतिका बनाकर, दूतिका मतलब दूत, दूत मतलब जैसे आप क्या करें, आप हैं और आपका कोई क्या है, फ्रेंड है, आप इसको अपने घर भेज दें तो ये क्या है, ये आपका दूत हुआ। क्या हुआ? दूत हुआ। तो जो राधा है पवन को यानी हवा को दूतिका बनाकर, दूत बनाकर अपने कृष्ण को संदेशा भिजवाती है। कृष्ण का सौंदर्य कैसे, यहाँ पे कैसा बताया गया, उल्लेख कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण का जो सौंदर्य है नवीन मेघ जैसी शोभा वाले कमल जैसे नेत्र वाले बताया गया, यानी नेत्र वाले हैं। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राधा पवन से कहती है। यहाँ पे रेखांकित अंश यहाँ पे कर सकते हैं, यहां से ये है आपका क्या है, यहाँ पे रेखांकित अंश कर दीजिए, क्योंकि आप देखिए रेखांकित अंश किया गया, इसका ही आपको उत्तर देना है। क्लियर है? तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? राधा पवन से कहती है कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा जाकर वापस नहीं आए तथा वहां से न कोई संदेशा भिजवाया है, यही आप श्री कृष्ण को बता दीजिए। चौथा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो राधा पवन से कहती है कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो गई हूँ और मेरी विरह दशा उन्हें तू सुना दे। अगला है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इस पाठ का शीर्षक पवन दूतिका है। इस पाठ का शीर्षक कौन है? पवन दूतिका है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय अर्थात हरिऔध जो है इनके क्या है? रचनाकार हैं। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो प्रश्न बनेगा वो बनेगा लेखक पर आधारित। जी हाँ, लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए लेखक और कवि का बनेगा साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80 दिया गया, 5 अंकों का प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे 3 दिए हैं, डॉक्टर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर हरिशंकर परसाई। तो मैंने यहाँ पे लिया है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय मैंने यहाँ पे लिया है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे जीवन परिचय में? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में सरयू पारी ब्राह्मण नामक परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। पारिवारिक परंपरा के अनुसार इन्होंने प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन किया और सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसी वर्ष प्राध्यापक होकर शांति निकेतन चले गए और सन 1940 से 1950 ईस्वी तक वहां हिंदी भवन के निदेशक के पद पर भी ये कार्य कर रहे थे। सन 1950 ईस्वी में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त हुए और इससे 1 वर्ष पूर्व ही लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इन्होंने डी.लिट की सम्मानित उपाधि से भी विभूषित हुए थे और भारत सरकार ने 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की थी। साथ ही साथ 1960 से 1966 तक ये चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर भी रहे थे और इनका देहांत 18 मई 1979 को हो गया था। अब इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले निबंध संग्रह की बात करें, जैसे अशोक फूल, कुटच, विचार प्रवाह, विचार वितर्क और आलोक पर्व और कल्पता। इनकी आलोचना साहित्य कौन कौन सी? सूर साहित्य, कालिदास की लालिल्य योजना, कबीर और साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। इतिहास में हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। उपन्यास कौन कौन से थे? बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। और संपादन कौन कौन से था इनका? नाथ सिद्धो का बनिया, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो और संदेश रासक। फिर यहाँ पे है आपका इसका है यहाँ पे अगला है आपका कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए यहाँ पे लिखना है
उनका साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख कृतियां लिखना है। इसको आप करिए, 5 अंकों का। इसको आपको करके बताना है कि सर मैंने कर लिया। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पन्त। तो यहाँ पे मैंने यूपी बोर्ड हिंदी, जी हाँ, सामान्य हिंदी का पूरा मैंने मॉडल पेपर विथ सॉल्व के साथ, सॉल्यूशन के साथ मैंने हल करवाया है। बिल्कुल यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको प्लीज पूरा पढ़िए। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जाके इसका जो पीडीएफ है, जो आपका पीडीएफ है वो डाउनलोड कीजिए। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से, टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से जाके डाउनलोड करें। आज का वीडियो लाइक टारगेट 1000 रखते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग 1000 वीडियो लाइक टारगेट जरूर करवा देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।